सभी को प्रणाम। और हमारे साथ जो अभी पार्टिसिपेंट्स है करीब 68 से अधिक, उन सबको भी मेरा प्रणाम। ये सब देव गुरु धर्म की कृपा होती है तो कोई काम करने के लिए अपने को कभी चुना जाता है। मतलब ये आई थिंक ये डिसाइड होता है, डेस्टिनी डिसाइडेड होती है। मैं वैसे बिजनेस में डायमंड एक्सपोर्ट 25 साल पहले परम तारक गुरुदेव उपन्यास चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब ने एक दिन जब वंदन करने गया तो बताया कि गिरीश, बिजनेस में तो कमाई हो गई है तो कुछ जीव दया का काम करो। तो मैंने कहा कि जीव दया का काम क्या है? तो सामान्यतः ऐसा होता है, जीव दया का काम मतलब किसी को भी जीव दया के बारे में हम पूछो, बात करो तो जीव दया वाले आ गए, 2-5 हजार लिखा देंगे या कुछ चंदा बंदा मांग लेंगे और गौशाला के लिए चारा खरीद के फिर खिला देंगे। मोटा मोट सामान्यता समझ सभी की यही होता है, जीव दया मतलब एक ट्रक चारा लिखा दो और उससे पशुओं को चारा खिला दो। तो वहां पे अपनी बात को एंड आ जाता है, अपनी जीव दया का। और उस समय तो ऐसा था, तो कोई पांजरा पोल के ट्रस्टी दिखे, कोई मंदिर में आए, कोई गुरु महाराज के पास आए, किसी की पेड़ी पे आए, आ गए, साल में एक बार आ गए, 2-5 हजार लिखा के जाएंगे, ऐसा मोटा मोट ये समझ था। 95 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने भी जब गुरुदेव ने कहा कि आपको ये काम करना है तो मैंने सोचा कि चलो प्रसाद चैम्बर में ऑफिस है, ऊपर से नीचे उतरेंगे, सबसे थोड़ा थोड़ा रुपया इकट्ठा करेंगे और कोई गौशाला को दे देंगे, तो वहां जीवदया हो गई। लेकिन बाद में समझ में आया 2-4 दिन के बाद बंबई में कि यार हम किसी के पास पैसे मांगने जाए और रोज रोज जाए ये तो ठीक नहीं है। व्हाट इज द वे, ऑल्टरनेट क्या है? वापिस गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव उस समय अहमदाबाद में थे कि गुरुदेव ये तो समझ में नहीं आया, सबके पास आप पैसा मांगने का मुझे कह रहे हो। बोले मैंने कहा ही नहीं है पैसा मांगने का। मैंने कहा नहीं, आपने तो कहा जीवदया का काम करने का। तो जीवदया का काम पर्यायवाची हो गया था कि जीवदया का काम मतलब पैसा इकट्ठा करो और गौशाला को भेज दो। तो गुरुदेव ने कहा नहीं, ये नहीं है। तो उन्होंने मुझे कुछ पुस्तकों का जिक्र किया, जिसमें प्रभुदास भाई, बेचरदास भाई पारेख के लिखित कई पुस्तकें थी, वेणीशंकर मुरारजी वासु के लिखित कुछ पुस्तकें थी। तो उनका अध्ययन हुआ और उसके चलते पता चला कि पशुधन मतलब हम जीवदया और पशुधन उसको कनेक्ट करते हैं। तो पशुधन को संभालने के लिए पैसों से अधिक चारे की जरूरत है, पानी की जरूरत है और छाए की जरूरत है। मतलब गौचर, तालाब और वृक्षारोपण, ये 3 काम जब करते हैं तो पशुधन का पालन ऑटोमेटिक हो जाता है। तो अब ये कैसे करें और कहाँ से शुरू करें? तो सौभाग्य की बात थी कि इस बार शुरुआत मांडल की पांजरा पुल से हुई। 1200 एकड़ जमीन, अब 12 फुट जमीन क्या है ये भी मुझे मालूम नहीं था, लेकिन 1200 एकड़ जमीन। और उस समय वो धीरू भाई लीलचंद शाह करके उसके मैनेजिंग ट्रस्टी थे, उन्होंने वो पूरी जमीन पे मुझे घुमाया। तो इतना कभी चलना देखना हुआ नहीं था उसके पहले, तो वो देखते बहुत मुझे अच्छा लगा कि ये तो 100 साल पुरानी व्यवस्था है। मांडल पांजरापोल मतलब 100 साल पुरानी व्यवस्था है। तो और उस समय के हमारे बुजुर्गों ने इतनी बड़ी जमीन खरीद के रख ली थी, उसमें चारा होता था नेचुरली, तालाब में पानी आता था और वृक्षों के छायों में पशुधन पल जाता था। अब हमारे पास पशुधन कौन सा आता था? सामान्यतः पांजरापोल का पहला नाम था पांगला पोल, मतलब जो अपाहिज या जो लूले लंगड़े या जो पशु काम नहीं कर सकते हैं, ऐसे पशुओं को पांगड़ा पोल मतलब पांजरा पोल जिसको कहते हैं, मतलब लूले लंगड़े पशुओं को गौशाला में भेज देते थे। और धीरे धीरे ये 1857 1857 की जो प्रक्रिया हुई, उस समय में कोई लंबी पांजरा पोल भारत में थी नहीं। कोई भी पांजरा पोल का मैंने टोटल इतिहास देखा तो जूनी से जूनी पांजरा पोल 200 साल से ऊपर की नहीं है। तो उसके पहले क्या होता था? उसके पहले की व्यवस्था बेहतरीन थी, बेहतरीन। मतलब भारत के 6.5 लाख गांव हैं, उस 6.5 लाख गांव में हर गांव में गौचर था, हर गांव में गांव के तालाब थे। और कितने थे? तो कई गांवों में गांव के 8 दिशा में तालाब थे। हमारी पूरी संस्कृति तालाब के आधार पे थी। बारिश का पानी आता था वो तालाब में रुक जाता था,
वो पानी से रिचार्ज होते थे, तो लोगों को पीने के लिए वो फिल्टर होके पानी मिलता था, और जो तालाब का पानी था वो पशुओं को पीने के लिए, खेती के लिए, ऐसे पूरा कॉम्बिनेशन चलता था। और वो जो गौचर थे, वो गौचर इतने समृद्ध रहते थे कि उस गौचर में 4 प्रकार के गौचर थे। 2 गौचर थे वो चातुर्मास में बंद रखते थे, मतलब बड़े-बड़े गौचर। उसमें जो चारा होता था वो गोपाष्टमी के दिन कृष्ण ने क्या किया, गोपाष्टमी के दिन कृष्ण ने गायों को चराने के लिए जंगल ले जाने की शुरुआत की। इसलिए उसका नाम कार्तक सुद आठम, जिसको दिवाली के 8 दिन के बाद इसका नाम गोपाष्टमी हुआ, कि कृष्ण भगवान ने खुद ने पशुओं को चराने के लिए जाने का शुरू किया। मतलब चातुर्मास के 4 महीने सभी जंगलों में पशु नहीं जाते थे, सभी गौचर में पशु नहीं जाते थे। कुछ कुछ जो रिजर्व गौचर थे, 4 महीना पशु रिजर्व छोटे छोटे गौचर में रहते थे, और 8 महीना बड़े बड़े गौचर। सभी पशु को लेके कोई पशुपालक या कोई जो भरवाड जिसको कहते हैं, वो गांव के सभी पशु को इकट्ठा करके गौचर में ले जाता था, और वहां पे पशु अपने आप से पेट भर लेते थे, तालाब में पानी पीते थे, और शाम को जब वापिस आते थे तो इतने तृप्त होके, इतने भाग के दौड़ के आते थे कि उस बेला को गोधुली बेला कहा गया। गाय जब शाम को घर पे आती थी तो उसको गोधुली बेला कहते थे। और गोधुली बेला का इतना बड़ा महत्व था कि उस समय तृप्त गाय या तृप्त पशुधन जब भाग भाग के आता है तो उसकी धूल से पूरा आभा मंडल प्रभावित हो जाता था, और सबसे पवित्र काम, मतलब लग्न जैसे बंधन के पवित्र कार्य भी कोई मुहूर्त नहीं मिलता तो गोधुली बेला में कर लेते थे कि भाई लग्न का मुहूर्त क्या है, तो कि गोधुली बेला। क्योंकि गाय तृप्त होकर जब आ रही है तो उस समय में पूरा आभा मंडल इतना पवित्र है कि लग्न जैसे पवित्र बंधन भी इसी समय करो। अभी तो ये कार्बन वो छोड़ने वाले एयर कंडीशन हॉल में शादियां होती है और बहुत जल्दी फिर तोड़-फोड़ भी हो जाती है। तो ये परंपरा 200 साल पहले तो बहुत ठीक से चली, और इसके शास्त्रों में बहुत अच्छे प्रमाण है। गौवा चरे, गौ चरे, चितड़ू वाछड़िया मारे, ऐसे बहुत सुंदर महोपाध्याय यशो विजय महाराज साहब के स्तवनों में ये लिखा हुआ है। फिर दूसरे अपने जो है ना अतिचार, जो हर 14 को हम प्रतिक्रमण में बोलते हैं, चारा पानी तणी वेलाए सार संभाल न की थी, मतलब हमारा पशुधन उसकी हमें चारे और पानी के वेला सार संभाल करनी थी। तो चारा पानी तणी वेलाए सार संभाल न की थी। उसके अलावा ये भी था, अधिक भार घालियो घलाव्यो, मतलब उसके ऊपर हमने जोर जबरदस्ती की, ज्यादा वजन दे दिया। तो ये सब हमारे शास्त्रों में तो बहुत पहले लिखा हुआ था कि पशु पे क्रुअल्टी मत करो, उसको प्यार दो और उसको जो सहन हो सके उतना ही काम दो। उसका मतलब ये भी नहीं कि उसको शोकेस में बिठा के बादाम का शीरा खिलाते रहो, तो ये भी नहीं। लेकिन पशुधन के पास जो उचित काम है, जैसे घोड़े को घोड़ा गाड़ी है, बैल को बैलगाड़ी है, गाय का काम है दोहन करना। दोहन मतलब 2 आंचल का दूध हमें लेना है और 2 आंचल का दूध उसके बछड़े बछड़ी को देना है। तो ये दोहन था। 4 हन का दूध हम कभी भी नहीं लेते थे। तो ये सारी परंपराएं जो 1857 में हमने देखा कि कारतूस के वो वजह से जो बढ़वा हुआ जो हुआ, उसके बाद हमारे महाजन परंपरा को ये लगा कि भाई पशुधन काट के ये लोग खा रहे हैं और ये गलत हो रहा है। तो उसके चलते ऐसे बीमार नबड़े उन पशुओं को संभालने के लिए महाजन परंपरा की एक अच्छी परंपरा गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सब जगह शुरू हुई। महाराष्ट्र में शाहू महाराज ने 400 एकड़ जमीन दी है कोल्हापुर के अंदर, आज से 100 साल पहले, गौशाला परंपरा के लिए। तो जो जैन परंपरा से लोग वहां पे गए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि महाराज हमको यहाँ पे जो पशुधन, मतलब जिसके पास जिससे दूध नहीं मिल रहा है और जो बैलगाड़ी का भी काम नहीं कर रहे, उनको संभालना है। तो ये परंपराएं पूरे भारत की मैं देख रहा हूँ। एट प्रेजेंट मैं भारत सरकार के जीव जंतु कल्याण बोर्ड, मतलब एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मेंबर भी हूँ 3 साल से। तो उसके चलते 3215 संस्थाओं के साथ मैं डायरेक्ट कनेक्टेड हूँ, मतलब उन संस्थाओं की गतिविधियों को हम डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हैं। उसके साथ साथ भारत सरकार के अभी हम लोग है, हमारा जो बोर्ड है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में है, इसके पहले फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट में था। तो
जो भारत सरकार की पशु और पक्षी, मतलब इसका नाम है जीव जंतु कल्याण बोर्ड, उसकी जो भी नीतियां बनती है वो सारी नीतियां वो हमारा बोर्ड, मतलब एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, वो उसको पहले फॉर्म बनाता है, उसकी डिजाइन बनाता है। भारत सरकार के पशु पक्षियों के कल्याण की जो नीतियां होती है, जो काटने वाली नीतियां होती है वो हम नहीं बनाते हैं। हालांकि दोनों चीजें एक ही मिनिस्ट्री के अंडर में है। तो इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एग्रीकल्चर एंड, तो ताजुब ये होता है कि एक ही मिनिस्ट्री पशु के किलिंग का, पशु पशु के मर्डर का भी काम करती है, उसी उसी मिनिस्ट्री वापस पशु के कल्याण का भी काम करती है। लेकिन अब ये व्यवस्था है सरकार की, तो उस व्यवस्था के तहत भारत की 3215 संस्थाओं का डायरेक्ट मॉनिटरिंग और इन्वॉल्वमेंट हुआ, और ये काम लगातार 25 साल से करता हूँ। तो अभी तक करीब 2000 से अधिक गौशाला पांजरापोल को मैं खुद पर्सनल विजिट कर चुका हूँ। तो शुरुआत में हमने जो ये सोचा कि भाई चारा खरीद लो, तो एक ट्रक चारा दे दो, कितने दिन देंगे, उसकी जगह पे उसी गौशाला या उसी पांजरापोल की जो जमीन है उस जमीन पे चारा उगाया जाए, तो परमानेंट सॉल्यूशन आया जाए। तो इसका मतलब ग्रासलैंड डेवलपमेंट। तो ग्रासलैंड डेवलपमेंट करने का काम हमने 1995 से शुरू किया, और अभी तक में 72,000 एकड़, 72,000 एकड़ जमीन में हम लोगों ने ग्रासलैंड डेवलपमेंट किया है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की कई सारी गौशाला पांजरापोल की जमीनों पे ये काम हुआ है। आपको ये लगेगा कि भाई जमीन तो है ही नहीं, गौचर भी नहीं है, ऐसा प्रश्न सबके मन में आता है। मैंने जब सर्वे शुरू किया तो एक एक गौशाला के पास 1200 एकड़ जमीन, 1500 एकड़ जमीन, हमारी छापरियाली पांजरापोल है पालीताना के पास 3600 एकड़ का सिंगल पीस जमीन है उसके पास, और वो भी हमें भावनगर के महाराजा ने आज से 150 साल पहले आनंद जी कल्याण जी पीढ़ी को दे दिया था, बकायदा उसका कागजात बना हुआ है। तो ये जो अलग अलग प्रकार की ये सब गौशाला पांजरापोल की विजिट करने से मेरे संज्ञान में आ गया कि यदि पशुधन को संभालना है तो हम उसको सिर्फ दूध के एंगल से नहीं देखेंगे। हमारा क्या होता है, यदि पशु दूध दे रहा है तो काम का, दूध नहीं दे रहा है तो काम का नहीं है, बिना काम का। भारत सरकार और सभी पशुपालक या पूरी भारत की प्रजा जब ये सोचेगी कि सिर्फ दूध के आधार पर नहीं, गोबर और गोमूत्र के आधार पे भी पशुधन को हम कंसीडर करेंगे, तो ही हम भारत में से पूरे प्रमाण में जीव हत्या को बंद कर पाएंगे, मीट एक्सपोर्ट बंद कर पाएंगे, सभी स्लॉटर हाउसेज भी बंद करने पड़ेंगे। उसी के चलते भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग तभी हो पाएगी जब सभी जीवों का कल्याण होगा, सभी जीवों की रक्षा होगी। और भारत के अंदर आज ऑर्गेनिक फार्मिंग की नितांत आवश्यकता है। कोविड-19 के चलते हम ये देख भी रहे हैं कि आज सिक्किम पूरे प्रदेश में एक भी कोविड का केस नहीं है, क्योंकि पूरा राज्य ही ऑर्गेनिक है। तो पूरे राज्य के तमाम प्रजा की इम्यूनिटी भी जबरदस्त बूस्टेड है। तो भारत की सभी प्रजा, और ये काम कोई सेंट्रलाइज कोई नहीं होगा कि समस्त महाजन ने कर दिया एक गौशाला का तो पूरे भारत का कल्याण हो गया। हर गांव के प्रजाजनों ने अपने गांव के गौचर को विकसित करना पड़ेगा, अपने गांव के तालाब को विकसित करना पड़ेगा, और 16 प्रकार के देशी वृक्ष, आज हम वृक्षारोपण कहते हैं, भारत में 70 ईयर्स का जो इतिहास है वृक्षारोपण का, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री का, उसका हम टोटल मारेंगे तो जितने वृक्ष हो गए, भारत से दुगुना भारत होगा ना, तो भी ऐसा लगे हर 1 फुट पे झाड़ हो गया होगा। इतने वृक्षारोपण ऑन पेपर हो चुके हैं, लेकिन रियल में दिखते नहीं है, और कई सारे बिन जरूरी वृक्ष भी आ गए हैं। तो हमें जब पशु पक्षियों का कल्याण सोचना होगा तो हमें 16 प्रकार के देशी वृक्ष, जिसमें बरगद, नीम, आम, इमली, हरड़े, बेड़ा, आंवला, समी, बिलीपत्र, औदुंबर, पीपल, ऐसे 16 प्रकार के वृक्ष, ये 16 प्रकार के वृक्ष हम हर गांव में प्रति व्यक्ति 16 वृक्ष डालेंगे, गांव के सभी तालाब को विकसित करेंगे और गांव के सभी गौचर को विकसित करेंगे। तो पांजरापोल जो गौशाला, जो मूल विषय के साथ मुझे कनेक्ट किया गया है, वो मूल विषय इजी हो जाएगा। आज की तारीख में करीब 3215 तो हमारे पास रजिस्टर्ड है, लेकिन 18,000 से अधिक गौशाला पांजरापोल भारत में है, और उसमें से 90% से ज्यादा गौशाला पांजरापोल जैन समाज के आर्थिक सहयोग से चलती है। इतने बड़े प्रमाण में जीव दया की भावना
पूरे भारत के हर जैनों में है। आज आपने कोविड में भी देखा होगा, पूरे भारत में जो भी अनाज बांट रहे या फूड पैकेट भी बांट रहे, पूरे दिन भर पिछले 40 दिन से काम चल रहा है। तो भारत के कोई भी कोने का कोई भी जैन इसमें से बचा नहीं होगा कि कुछ उसने काम सेवा का नहीं किया हो, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे। तो पांजरापोल गौशाला की जब हम बात करते हैं तो हमें ये सोचना होगा कि इसको हम सेल्फ सस्टेन इकोनॉमिक मॉडल कैसे बनाए और ये कैसे हो सकता है। जैसे वंदितु का एक सूत्र है, धन धन कितवतु रूप सुवर्ण कुय परिमाणे दुपय चौपयम या परिक्रमे देश्यम समम या परिक्रमे राज्यम समम। सुबह शाम का जो प्रतिक्रमण होता है उसमें भी हम बोलते हैं दुपय चौपयम, द्विपगा और चौपगा, मतलब 4 पैर वाले जो पशुधन है उसको हम पशुधन कहते हैं। तो धन को संभालने के लिए धन की आवश्यकता कहाँ है? तो ये कहाँ ना कहीं वो गलत कॉन्सेप्ट में चल गया है कि पांजरापोल खोल दी 500 पशु की, तो साल का 12,000 रुपए एक पशु का खर्चा है, तो 60 लाख रुपए इकट्ठा करो, समाज से मांग मांग के 60 लाख का चारा लाओ और सुबह फिर ट्रस्टी महोदय फोन करेंगे मैनेजर को, भैया चारा आ गया, हाँ भाई साहब आ गया चारा, ठीक है तू पशुओं को भी नौकरसी करा दे, मैं भी ब्रश कर लेता हूँ। इस कॉन्सेप्ट से बाहर आना पड़ेगा हमको, और इस कॉन्सेप्ट से बाहर आके जहां पे पशुधन है उसके नजदीक में चारा हो, गौचर के माध्यम से तालाब हो और वृक्षारोपण हो। तो ये 3 जब हम प्लान करेंगे तो उससे उस पांजरापोल को सेल्फ सस्टेनेबिलिटी मिलेगी। उसके साथ साथ कुछ छोटे प्रयोग है। पहले तो 10 चीज पांजरापोल को बनाने के लिए करने के लिए चाहिए। वो 10 चीजें हैं, जैसे कि शेड पशुओं के छाए के लिए, गोडाउन, स्टाफ क्वार्टर्स, कंपाउंड वॉल, फिर अवाड़ा मतलब जिसमें पानी होता है, फिर खरंचा मतलब जहाँ पे वो कादो किचन न हो, फिर जैसे ये गौचर तालाब वृक्षों वगैरह। तो ऐसे कुल मिला के 10 चीजों से पांजरापोल को डेवलप करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ ऑफ कोर्स फाइनेंस भी है, लेकिन एक बड़ा प्रयोग मैं इस माध्यम से पूरे भारत के नहीं पूरे विश्व के जितने लोगों के मन में जीव दया या कल्याण की भावना है, क्योंकि मेरे भी कई मित्र इस माध्यम से अभी अमेरिका या हांगकांग से जुड़े होंगे, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब हम गौशाला पांजरापोल या इसकी कोई सोचते हैं तो एक्चुअली हमने क्या बना रखा है, 5-10 एकड़ में पांजरापोल बनाई, इसमें पशु को इन हो गया, सुबह से शाम चारा खिलाया, और शाम को फिर लॉक मार के निकल गए। तो इट इज लाइक अ प्रिजन, ये जेल जैसा हो गया है कि भाई पशु अंदर आने के बाद बाहर कब निकलेगा, तो जब मरेगा तब। तो उसमें से अभी हमको एक कोई चेंज लाना पड़ेगा कि वो हमारे पास भी पशु आएगा पांजरापोल में तो उसका इकोनॉमिक प्रोग्राम क्या है। एक तो है सेल्फ सस्टेन प्रोग्राम कि जिसमें गौचर, तालाब, वृक्ष, इन 3 के माध्यम से हमारा खर्चा कम हो जाएगा। दूसरा है वो है गोबर और गौमूत्र का अच्छा उपयोग। तो अपने को क्या लगेगा यार गोबर गौमूत्र का क्या कर सकते हैं, लेकिन एक बात मैं सबको इस माध्यम से बताना चाहता हूँ, पूरे भारत के अंदर गौशालाओं के अंदर जो गोबर है, जो गौमूत्र है, वो इतना साफ सुथरा और इतना बढ़िया क्वालिटी का ऑर्गेनिक मैन्योर है, इतना अच्छा ऑर्गेनिक मैन्योर आपको रास्ते घूमते स्ट्रे कैटल्स मतलब जो बिन सहारा पशु घूमते हैं उनसे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कूड़ा कचरा खाएंगे, प्लास्टिक खाएंगे। गौशाला के अंदर आज पूरे भारत की सभी गौशालाओं को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा, बहुत मेहनत करके ट्रस्टी लोग खूब प्रयास करके अच्छे से अच्छा चारा खिलाते हैं। तो आउटपुट जो गोबर है वो तो बेस्ट क्वालिटी है। उस आउटपुट गोबर का हम सही उपयोग नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, गोबर का उपयोग साल में एक बार उसका ऑप्शन करके बेच देते हैं। तो हमने कुछ प्रयोग किए उसमें। गोबर में क्या प्रयोग हो सकता है, तो अच्छी गाय का गोबर है तो उसमें से धूप बनता है या उसके जो कंडे बनते हैं जिससे घर में हम धूप जला सकते हैं, ये तो हो सकता है। लेकिन बड़े मात्रा में, जैसे मेरे पास 10,000 गौवंश वाली 5 गौशालाएं है गुजरात में, जिसमें मैं ट्रस्टी भी हूँ, मैनेजिंग पार्ट में भी मैं हूँ। तो अब 10,000 गायों का रोज कम से कम 5 किलो का एवरेज गिनो, 50,000 किलो से 1 लाख किलो गोबर आएगा। 1 लाख किलो गोबर धूप बनाना या कुछ बनाना हो वो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने उस आसपास के 25-50 गांव के किसानों को कनेक्ट किया किसान कार्ड के माध्यम से।
और उनको हमने यही रिक्वेस्ट की, भाई हम पर एकड़ 1 ट्रॉली गोबर आपको फ्री देंगे, टोटली फ्री, उसका रुपया नहीं लेंगे। तो जैसे मेरे पास रोज की अभी 10,000 गौ माता है या पशु है, तो 50,000 किलो गोबर का तो कलेक्शन है, तो कम से कम 25 ट्रॉली हो गई। 1 एकड़ जमीन को 1 ट्रॉली गोबर चाहिए, तो 25 ट्रॉली गोबर रोज का, मतलब 25 एकड़ जमीन रोज ऑर्गेनिक हो रही है हमारे माध्यम से। तो महीने की 750 एकड़, साल में 9,000 से 10,000 एकड़ जमीन को ऑर्गेनिक बनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है एक एक गौशाला को। तो भारत की सभी गौशालाओं को गोबर के साथ किसान को कनेक्ट कर देना चाहिए। गोमूत्र के बैरल या वो भर के 10 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर के कैन दे दे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का खर्चा जीरो हो जाएगा, बिल्कुल जीरो, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमने गौशाला और जीवदया और पांजरापुर का कॉन्सेप्ट एक ही समझ लिया है, समाज से पैसा लाओ, खिला दो, उसका गोबर बना दो, साल में एक बार 25-50 हजार लाख रुपए में गोबर बेच दो, हमारा पुण्य हो गया। ऐसे पुण्य इतनी पुण्य होगा, जरूर उस जीव की सत्ता हो जाएगी, लेकिन उसका अगला फेज हमें सोचना पड़ेगा। आज 2,50,000 करोड़ का फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का सब्सिडी भारत सरकार देती है भारत के किसानों को। यदि ये 2,50,000 करोड़ रुपया भारत के 6.5 लाख गांवों के माध्यम से पशुधन और उसके आधार पे ऑर्गेनिक फार्मिंग और उसके आधार पे पब्लिक हेल्थ एट लार्ज, इसको यदि हम अरेंज कर दे, तो मुझे लगता है कि भारत को कोई कोविड हरा नहीं पाएगा, कुछ तकलीफ कोरोना की नहीं आएगी। आज भारत सरकार के आयुष विभाग ने भी जो एडवाइजरी इश्यू की, उसमें यही उन्होंने मेंशन किया है कि घर में धूप करे, काढ़ा पिए, उकाला पिए। तो ये सब अब गोबर गोमूत्र से फिनाइल बनता है, जिसका नाम हमने गोनाइल रखा है। आज भारत के अंदर केमिकलाइज फिनाइल हम यूज करते हैं, उसकी जगह यदि हर गौशाला, क्योंकि हर 2-4 गांव के बीच में एक गौशाला है ही भारत में, हर गौशाला यदि गोनाइल का प्रोडक्शन शुरू करे, गोबर के कन्ने का प्रोडक्शन शुरू करे, तो आसपास के गांवों की बहुत बड़ी आर्थिक मदद भी हो जाएगी। तो शायद ये सोचा होगा आपने मुझे इस पैनल पे बुलाते वक्त कि गौशाला मतलब कैसे भाई चंदा इकट्ठा करना और कैसे गौशाला को 25-50 गायों को कैसे संभालना, शायद मतलब ये हो सकता है। लेकिन मैं इस माध्यम से आप सबको थोड़ा और ऊपर ले जाना चाहता हूँ कि भारत में आज की तारीख में मानो कि 135 करोड़ की जनसंख्या है। तो ये जनसंख्या एटम बम नहीं है, पॉपुलेशन ये कोई हमारे लिए तकलीफ वाली बात नहीं है। हमने तो 40 करोड़ यादव अकेले की बात सुनी है कि 40 करोड़ यादव थे कृष्ण महाराजा के वक्त। तो हमारी जनसंख्या ये हमारी एक्चुअली एसेट्स है, और वो एसेट्स वो पशुधन के आधार पे है, क्योंकि कोई भी गांव कब सस्टेन हो पाएगा जब उस गांव में अच्छी खेती होगी। खेती कब अच्छी होगी कि उसको पानी मिलेगा, अच्छा पानी कब मिलेगा, बारिश से मिलेगा, बारिश का पानी कैसे रुकेगा, तो तालाब में रुकेगा, तालाब के पानी के आधार पे खेती अच्छी हो जाएगी। लेकिन उसको गोबर चाहिए, तो गोबर पशुधन से मिल जाएगा, गोमूत्र मतलब पेस्टिसाइड पशुधन से मिल जाएगा, और उस गाय को आप कितना भी रुपया लेके नहीं खिला सकते, उसको आप गौचर के आधार पे ही मेंटेन कर सकते हैं। तो हमारे ये जैन शास्त्रों में गाय, गौचर और गौशाला, गाय, गौचर और पशुधन, इसके बारे में कई जगह पे इतने अच्छी इंफॉर्मेशन और इतने अच्छे इनडायरेक्ट हमको दिए गए हैं, जैसे कि चारा पानी तनी वेड़ी साल संभालना की थी, ऐसा मैंने बताया। वैसे दूसरा एक बात बताया है कि ईंधन अड़ाया अण शोध्या बाड़या, ये अतिचार में सूत्र आता है। तो इसका मतलब क्या है, ईंधन अड़ाया अण शोध्या बाड़या, मतलब हमने जब रसोई बनाई, हमारे बुजुर्ग बनाते ही थे, तो हमारे माताजी या मतलब मेरे माताजी के माताजी तो बिल्कुल अड़ाया छाना मतलब क्या कि जो गौचर में घूमते घूमते गाय गोबर डालती है, वो ऐसी डिजाइनर गोबर डालती है कि वो सूखने के बाद उठाते तो बिल्कुल वेटलेस होता है, वजन हल्का होता है। और उससे जब हम रसोई बनाते हैं तो वो रसोई इतनी बढ़िया मतलब टेस्टी रसोई होती है, उस पर खिचड़ी पकती है। तो हमारे वंदितु में लिखा है सुपक आहार सच्ची ते पड़ी बधी अपोल्यांच्या दुपोल्यांच्या आहार तुच्छो सही पकड़ाया,
तुच्छ आहार नहीं खाना है। तुच्छ आहार मतलब कौन सा, अभी जो है जंक फूड है सब तुच्छ आहार है। और सुपक्व आहार मतलब अपक्व नहीं दुपक्व नहीं, सुपक्व आहार। तो सुपक्व आहार कहाँ मिलता है? तो सुपक्व आहार जो गोबर के कन्नों पे जो रसोई होती है वो सुपक्व आहार है। उसकी राख होती है, वो बर्तन घसने में काम आती है। वहां तक की अड़ाए छाने की राख हमारे महात्मा जो लोच करते हैं साल में 2 बार, तब उनको अड़ाए छाने की राख ही जरूरत होती है। और वो अभी सिर्फ समस्त महाजन के अलावा अभी जल्दी उसका प्रोडक्शन किसी के पास नहीं है, क्योंकि हमने कई जगह पे गौशाला पे अड़ाया छाना की राखों की व्यवस्था कर रखी है। तो ऐसे हमारे शास्त्रों में एक ये बात भी आती है, जैसे कि आहार की बात आती है कि ईंधन अड़ाए अण सोया बाड़ा। तो ऐसे सचित तो ऐसी कई सारी बातें, जैसे गुरु महाराज ओढ़ने जाते हैं ना, अभी तो लॉकडाउन में नहीं जाते होंगे, लेकिन घर घर पे गोचरी लेने जाते हैं। गोचरी शब्द क्यों यूज किया? गोचरी शब्द यूज क्यों किया भाई? तो गौवा चरे गौ चरे, मतलब जैसे गाय गौचर में जाके थोड़ा सा घास खा के थोड़ी आगे जाती है, फिर और थोड़ा खा के और आगे जाती है, एक जगह पे खड़ा रह के पूरा घास खा नहीं लेती है। तो उसी तरह से गुरु महाराज आपके घर पधारे, आपने बादाम का शीरा भी बना दिया और गुरु महाराज को पूरा का पूरा खप है, फिर भी वो आधा चम्मच 1 चम्मच ही लेंगे, वो ज्यादा लेंगे ही नहीं। तो ये गौचर को कनेक्ट किया है गोचरी के साथ। मतलब इतना अद्भुत कनेक्शन पशुधन को हर जगह पे जैन शास्त्रों में दिया गया है। इसको धन कहा है। तो इसको है ना, नहीं तो हम तो क्या कहते हैं कैटल। तो ये पूरी व्यवस्था हमें इस तरह से जुटानी है। हम स्टेप बाय स्टेप ऐसा कर सकते हैं कि पहले हमारी जितनी गौशाला पांजरापोल अभी एग्जिस्टिंग है पूरे भारत में, उसको सेल्फ सस्टेन किया जाए, उसको अपने पैर पे आधारित रहे ऐसी व्यवस्था की जाए। और वो अपने पैर पे खड़े रहने के लिए उसकी जो जरूरत है, तो अभी चैट पे कोई पूछ भी रहा था भाई कैसे कनेक्ट करें आसपास की गौशाला को, तो ये तो बहुत ही अच्छा है कि हम अपनी आसपास की गौशाला को, बहुत इजी है। जैसे हमारे एनिमल वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से भी आप 3215 का गौशालाओं का लिस्ट देख सकते हो। स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, हर राज्यों में अभी कंपलसरी है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो स्टेट एनिमल वेलफेयर, जैसे अभी रमेश जी को शायद पता होगा, कर्नाटक में अभी 15 दिन पहले ही स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड का लॉकडाउन के जस्ट पहले ही गठन हुआ। तो स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से कर्नाटक की सभी गौशालाओं का लोकेशन फाइंड आउट हो सकता है। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट एसपीसीए, सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, ये बाय डिफॉल्ट है, कंपलसरी है। कलेक्टर उसका चेयरमैन होता है, और जो डिस्ट्रिक्ट का पुलिस सुपरिटेंडेंट होता है वो उसका मुख्य मतलब वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन तो कोई एनजीओ से या कोई जनरल होता है, लेकिन कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेड दोनों को साथ में रहना पड़ता है इसमें। तो आप अपनी नजदीकी गौशाला को देखिए, बहुत कहीं कहीं रिजॉर्ट्स में जाते हैं, उसके बजाय हम गौशाला जाने की आदत डालें, हम पांजरापुल के अंदर जाने की आदत डालें, और गौशाला पांजरापुल को हम कैसे डेवलप कर सके उसके बारे में यदि हम सोचे, तो डेवलपमेंट का जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, वो पूरा हमने समस्त महाजन पे बनाया हुआ है। और कोई भी गौशाला हो, वो अपना नक्शा बना के दे दे जमीन का, तो हम उसको वास्तु के हिसाब से भी डिजाइन करके देते हैं कि शेड कहाँ होना चाहिए, गोडाउन कहाँ होना चाहिए, पानी की टंकी कहाँ होनी चाहिए, ये सारी चीज हम बताते हैं। छोटी सी बात बताता हूँ, जैसे कि पानी का अवाड़ा होता है, उसमें बहुत सारी काई होती है, काई मतलब वो नील फूग होती है। तो ऐसा गंदा पानी गाय ये पशु पीता है तो उसको तकलीफ हो जाती है। तो क्या करना है, हफ्ते में एक वो जो खोल है पानी का वो 2 बना दो, 3 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार उसको चूने से सफाई पुताई कर दो, उसको सूखने दो, बाद में उसमें पानी डालो, तो पानी भी स्वच्छ रहेगा और पशु को भी कैल्शियम मिल जाएगा। तो ये ऐसे कई सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस है जो पांजरापोल गौशाला को चलाने के लिए, मतलब उसमें 4 विभाग आते हैं। उस 4 विभाग की बात के बाद, क्योंकि 7:35-36 हो गई है, मेरे पास 7-8 मिनट है, किसी को कुछ पूछना हो तो भी पूछ सकते हैं, लेकिन वो 4 विभाग करने के बाद मैं इसका जवाब कोई चैट भी कुछ आ रहे हैं और कोई जवाब भी मांग रहे हैं तो वो भी करेंगे, या कुछ प्रश्न हो तो भी पूछेंगे।
गौशाला पहला कोई चलाना है तो ऑब्वियस है, पहली बात पैसा चाहिए। तो हम एक पशु को एक व्यक्ति के या परिवार के साथ कनेक्ट करें, एडॉप्ट करा दे, 12,000 12 महीने का 1,000, रोज का 30 रुपया दे दो, तो आपकी तरफ से एक पशु को 25% हम अपना खुद का उगाए अपनी जमीन में, 25% हम किसानों से गोबर और गौमूत्र देकर बार्टर करें। मैंने बताया जैसे कि हम रोज 25 एकड़ जमीन को चारा गोबर देते हैं, तो उसके सामने उनसे हमारे पास फ्री में बार्टर में चारा आता है। शुरुआत में ठीक नहीं लगता है, शुरुआत में लगता है कौन देगा चारा, लेकिन जब उस किसान को ये पता चलता है कि यार मेरे को रोज मेरी जमीन सुधारने के लिए की है, ना अभी फर्टिलाइजर का पैसा लग रहा है, ना पेस्टिसाइड का पैसा लग रहा है, ऊपर से गोबर मिल रहा है और मेरी जमीन भी सुधर रही है, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि मेरे वो भाबर जलाराम गौशाला का गोबर सालाना 40-50 लाख का बिकता था। बहुत बड़ी संख्या है ना, 10,000 पशु है। आज की तारीख में वहां पे हमें 2 करोड़ का चारा फ्री में आता है, सिर्फ हमने गोबर का डिस्ट्रीब्यूशन फ्री में कर दिया, 4 गुना बेनिफिट हो गया, 4 टाइम्स। तो एक तो जैसे समाज को जोड़े, दूसरा हम लोग हमारा खुद का उगाए, तीसरा किसानों को जोड़े, और चौथा पार्ट है गोबर गौमूत्र के जो प्रोडक्ट्स है या दूध के जो प्रोडक्ट्स है, या ऐसे कुछ कल्चरल सेंटर बनाए गौशाला के अंदर कि लोग बर्थडे पार्टी अपने यहाँ करें, शादियां ब्याह भी गौशाला में हो जाए, तो उससे गौशाला को बहुत अच्छी इनकम हो जाएगी। अभी ये जलगांव की गौशाला है बाफना जी की, तो वहां पे उन्होंने वो मंगल घर पूरा मंगल भवन बना दिया है, तो साल में 100 शादियां तो गौशाला में ही हो जाती है। और जैसे कि गौशाला में शादी होने से पवित्र वातावरण गाय के बीच में हो जाती है, तो वहां जितनी शादियां हो रही है अभी तक का सबका रिपोर्ट ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है शादियों में, तो ये मोटा मोटा राजकुमारी जी, आई थिंक आप यानी यू कैन जस्ट टेल फ्यू थिंग्स अबाउट हाउ you were part of the committee of beauty without cruelty and then any question answers। मेरे लिए तो बहुत प्रश्न है, मुझे तो काफी सीखने को मिला, बट मैं राजकुमारी के बाद में मैं प्रश्न पूछूंगा 2-4, हो सकता है नील भाई का सेशन 5-10 मिनट लेट शुरू हो। राजकुमारी। अच्छा, पहले मैं कुछ बोलूं उसके पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, जो अभी हमने गिरीश भाई को सुना, और सबसे अच्छा पॉइंट हमें ये लगा कि आज उन्होंने विस्तार से जो बताया है, वो शायद हम किसी को इतने डिटेल में गौशाला के बारे में पता नहीं था, गौशाला की डेफिनेशन सबके लिए अलग रही है। इसमें मूल एक मुझे ये समझ में आई है कि जो अभी उन्होंने कहा एक आदमी एक पशु को गोद ले ले, तो अगर ये चीज हम सच में इम्प्लीमेंट कर पाए, क्योंकि गूगल पे जाके एनिमल वेलफेयर बोर्ड के थ्रू हम गौशाला को देखें और उसमें जाएं और उसमें समझें और उसमें जुड़े, आपको पता है आजकल हर कोई बहुत ही बिजी है, वो सब होना बड़ा मुश्किल है। अगर हम ये मैंडेटरी कर देते हैं किसी तरह से, या मैंडेटरी नहीं भी करें लेकिन कुछ इसको रुचिमय बना दें कि एक आदमी एक पर्सन एक पशु को गोद ले ले और उसका पूरा ध्यान रखना उसका ही काम है, तो आप इस पे कुछ सोचिएगा, तो हर कोई, भले वो अमेरिका में हो, न्यूयॉर्क में हो, या भारत के दुनिया के कहीं किसी भी हिस्से में हो, हम लोग आपसे जुड़ पाए और बहुत आसानी से हमारा भी ये गौ सेवा का काम हो पाएगा। जी बिल्कुल कहना चाहती थी। मेरे 2 प्रश्न हैं। हाँ जी। एक तो मैं आप दोनों प्रवक्ता को रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं एक ग्रुप में ऐड करता हूं एक दिन के लिए, काफी लोगों के प्रश्न होंगे, तो व्हाट्सएप के लिए एक ही दिन के लिए आपके डिस्टर्ब करेंगे, जो भी गौशाला के प्रति प्रश्न आएगा तो वो कनेक्ट रहेगा एक दिन के लिए। तो ये मैं आपकी दोनों की परमिशन लेता हूं कि आपको ग्रुप में ऐड करें, वहां पे कोई फॉरवर्ड नहीं हुआ, खाली गौशाला के प्रश्न ही आपको जवाब देना पड़ेगा, 24 घंटे के लिए आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वो एक विनंती है। दूसरी है कि आपने बहुत ही अच्छा बताया आज मुझे, गोदलिक समय क्या होता है, गोचरी क्या होती है, ये सब गांव से कैसा, गाय से कैसा लिंक है, ये हमको मालूम ही नहीं था बिल्कुल। कोई बोलते थे गोदलिक मुहूर्त में पूजा कर लो, लक्ष्मी पूजा ये कर लो, तो आज पहली बार मालूम पड़ा कि द रियल मीनिंग बिहाइंड इट। इट्स वेरी वेरी एनलाइटनिंग फॉर अस टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। 2 चीज मैं कहना चाहता हूँ, जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया विनोद जी, उनके एक गौशाला चलाते हैं, तो मैंने उनमें टेक्नोलॉजी की कॉन्सेप्ट उनको दी थी,
बट मैं आज आपको कहना चाहता हूँ कि बैंगलोर टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही पॉपुलर है और हम कोई कारण से टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। तो एक RFID से हर गाय को हम RFID लगा सकते हैं कान में, जहाँ पे उसको तकलीफ नहीं होगी। और जो भी स्पॉन्सर करेगा वो खुद का नाम रख सकता है, उसकी उनकी माता जी के नाम से रख सकता है, एंड वो रियल टाइम मोबाइल पे देख सकता है। अगर इस स्कीम को आपको इम्प्लीमेंट करना है तो मैं इसमें मोर देन हैप्पी टू वर्क फॉर दिस। दूसरी बात है कि अर्बुदा करके गौशाला है, मैं अभी उससे जुड़ना चाहता हूँ। लास्ट 3 महीने के पहले सिरोही में है, 2,500 बीघा की जमीन है। कलेक्टर और जिला परिषद 5,000 सॉरी 6,000 एकड़। उधर हालत बहुत खराब है, तो उस संस्थान के सामने मैंने जुड़ना है। मैंने प्रपोजल भी दिया है, पूरा लीगली अभी सबमिट किया है, जस्ट इस कोविड के समय में सबमिट किया है। कलेक्टर से मेरी बात भी हुई है मैंने। तो अगर उसमें मुझे कुछ जरूरत पड़े, नो हाउ, आपने बहुत ही रिसर्च किया, तो मैं आपको ये आपकी मदद मांगूंगा उसमें। ये थैंक यू सो मच। एंड राजकुमारी जी, सॉरी आई हैव टेकन योर टाइम टू एक्सप्रेस माय टू Girish, please, if you can tell little bit on beauty without cruelty, it will be really help to the. मैं आपको बहुत शॉर्ट में बोलूंगी। मैं एक्चुअली मद्रास से, मेरा पीहर मद्रास में है, और शादी के पहले मैं दादासा के साथ गौशाला से काफी जुड़ी हुई थी। काफी कुछ संवेदनशील किस्से भी हुए थे जिसने मुझे पूरी तरह से हिला दिया था। शादी के बाद गौशाला से काफी मतलब इतना मैं कुछ काम नहीं कर पाई। उसके बाद में ऐसा होता था कि जब भी हम लोग कुछ सामान लेने जाते थे और उसमें पता नहीं चलता था, बिकॉज हर प्रोडक्ट पे केमिकल नेम लिखा हुआ होता है, तो ये नहीं पता चलता था कि जैसे टूथपेस्ट में अगर कोई हड्डी का चूरा होगा, बोन पाउडर होगा, या जो कुछ भी होगा। तो उसके बाद हमेशा ये सोच रहती थी कि किस तरीके से ये पता किया जाए कि हम इन पापों से बचें। तो उस वक्त मेरी मुलाकात डायना रत्नागर से हुई, जो कि BWC पूना में जिसने शुरू की थी ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी, उसकी फाउंडर मेंबर और चेयरपर्सन थी। और मैं भी उसकी एक सदस्य बनी और बाद में मैं कमेटी में थी। तब वहां पे हर चीज पे रिसर्च होता है, आज भी वहां पे रिसर्च होता है। और उस वक्त 1996 में हमने ये शुरू किया कि हर प्रोडक्ट को, जो भी टूथपेस्ट हो, शैम्पू हो, ऑयल हो या खाने की चीजें हो, उसका लेबोरेटरी में उसका टेस्ट करवाया जाता था और उससे समझ में आता था कि इसमें एनिमल प्रोडक्ट है मगर ये लिखा हुआ नहीं है। तो ये लड़ाई हमारी FDA से शुरू हुई 1996 से, और 2003 और 2004 के दरमियान हमको ये सैंक्शन मिला कि हम ग्रीन डॉट वेजिटेरियन प्रोडक्ट पे लगा सकते हैं और नॉन वेज पे रेड डॉट होगा, भले जिसमें भी एनिमल प्रोडक्ट हो उस पे रेड डॉट होगा। तो बस इसी हिसाब से मैं BWC से जुड़ी और आज भी मैं उसकी मेंबर हूँ। और जब हम ये सब सोचते हैं तो इतना कुछ करना है हमें जिंदगी में, हम सबको मिल करके। लेकिन अब आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज रमेश भाई का जो प्लेटफॉर्म है, शायद हम सबके सपनों को वो पूरा कर पाएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ऑल। मैं रमेश थैंक्स अ लॉट। एक दो सवाल है, उसका जवाब दे दूं शॉर्ट में? हाँ प्लीज। एक तो किसी विपुल धुरोती जी ने पूछा है कि जीवदया हर जीवों के सृष्टि पे होती है, हमारी दृष्टि सूक्ष्म जीवों पर कैसे जाए। तो एक छोटा सा उदाहरण देके बात को मैं पूरा कर दूंगा कि आज भी वढवाण महाजन पांજરાપોળ जैसी कई पांજરાપોળ गुजरात में है जिसमें जीवात खाना है। जीवात खाना मतलब क्या कि हमारे गेहूं में से, चावल में से या सब्जी में से कोई जीवात निकलती है, तो सुबह गौशाला का आदमी एक डब्बा जिसमें थोड़ा सा अनाज भरा हुआ रहता है उसको लेके निकलता है और जोर जोर से चिल्लाता है, जीवात आपो, जीवात आपो। तो हर व्यक्ति, जो परिवार की लेडी होती है, वो बाटी में जू या जीवात रखी हुई रहती है, वो आके उस डब्बे में डाल देती है और वो जीवात फिर गौशाला तक आती है। वहां पे एक मकान सा बनाया हुआ है, उसमें ढेर सारा अनाज ऐसे ही छोड़ दिया होता है, उसमें वो जीवात ट्रांसफर हो जाती है, फिर वो अपनी नेचुरल लाइफ वहां पे पूरी करते हैं। तो ये हम सूक्ष्म में सूक्ष्म जीव से ये शुरू करते हैं। फिर जैसे कबूतर या कोई भी पक्षी, तो ऑलमोस्ट सभी गौशाला में कबूतर खाने हैं, सभी पक्षियों को दाना मिलता है। मेरे पास जो भाबर की गौशाला है वहाँ 5,000 इंजर्ड कबूतर है। इंजर्ड मतलब जब 14 जनवरी के जो
पतंग के वक्त जो पूरे गुजरात में इंजर्ड होते हैं वो अल्टीमेटली हमारे पास आते हैं घूम फिर के, हमारी एम्बुलेंसेस है उसमें से, और फिर वहां पे उसकी देखभाल होती है, वो अच्छे होती है, फिर उड़ते हैं। तो जीव सृष्टि मतलब ये आज हम जो सेशन है वो सही कहा है विपुल जी ने कि हम सिर्फ गाय की बात मैंने तो करी ही नहीं, मैंने तो पशुधन की बात की, तो जिसमें भेड़ बकरी से लगा के, भेड़ बकरी की लिंडी मतलब उसका जो गोबर होता है इसमें हाईएस्ट एनपीके होता है, हाईएस्ट नाइट्रोजन फॉस्फोरस होता है उसमें। तीसरा, पीपल स्टेइंग इन सिटी हाउ टू गेट एक्सेस टू द ट्रेडिशनल वे ऑफ कुकिंग यूजिंग, तो ये गोबर ब्रिक्स और गोनाइन मोटा मोट सभी सिटीज में अभी मिलना शुरू हो गया है। हमने भी एक प्लेटफॉर्म बनाया है गोयम ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से, तो उसके माध्यम से भी कमर्शियली भी अभी सबको कहीं ना कहीं अपनी गौशालाओं से मिल ही रहा है। और आपको यही निवेदन है, जो भी दर्शक है वो हो सके तो अपनी नजदीकी गौशाला में ही ज्यादा काम करे, और यदि हम फॉरेन में बैठे तो अपने गांव या अपने जहाँ पे कनेक्टेड है अपने परिवार से, बुजुर्गों से, उस एरिया की गौशाला से ज्यादा कनेक्ट हो तो अपना कनेक्ट भी बैठेगा और अपना एक ऋण भी चुकाने का एक मौका मिलेगा। तो हम जीव सृष्टि मतलब छोटे से हमारे भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम ही जीव जंतु कल्याण बोर्ड है, तो चीटी से लगा के हाथी सब है मेरे साथी, तो सबके कल्याण की भावना वो अपनी भावना होनी चाहिए और वो होती है। तो ये कमर्शियली भी अवेलेबल है और बहुत अच्छी मात्रा में आप लेना शुरू करो तो सभी की सभी गौशाला का 25% प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगा, तो गौशाला को भी एक ताकत, पांजरापुर को भी एक ताकत मिल जाएगी। तो ये है कुछ बातें, और भी कोई प्रश्न आएंगे तो एक मैं नील भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि नील भाई धार्मिक दृष्टि से जीव के ऊपर आपका एक प्रश्न प्लीज। गिरीश अंकल, मुझे एक प्रश्न पूछना है हम सब यंगस्टर्स की ओर से। फिलहाल ये जो वीगन का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो वीगन के कॉन्सेप्ट में जितना रिसर्च हुआ है उसमें कहा जाता है कि गाय जितना उसके बछड़े को जरूरत होता है उतना ही दूध प्रोड्यूस करती है, ठीक है। दूसरी चीज, आज दूध प्रोडक्शन के लिए उनको हॉर्मोन्स के डिफरेंट डिफरेंट इंजेक्शंस दिए जाते हैं, तो ये सब में इनको इतना पेन दिया जाता है। तो क्या दूध का सेवन करना उचित है, डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करना उचित है? तो इसके ऊपर थोड़ी लाइट चाहते हैं हम। देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। विगन मतलब क्या मालूम है? अपने जैन शास्त्रों में विगान मतलब विगई त्याग, तो ये तो शास्त्रों में पहले से ही है कि 6 विगई का त्याग करो सबसे अच्छा कहा जाएगा, बराबर है। मतलब दूध दही घी, उसको तो त्यागी को, हमारे जैनों में त्यागी को तो सबसे बड़ा महत्व है, साधु को सबसे ज्यादा महत्व है क्योंकि उसने त्याग दिया है। तो आप जब विगई त्याग करते हैं उसका तो कोई मतलब यही नहीं कि भाई उसका तो जितना बहुमान किया जाए सभी विगान लोगों का, उसमें कोई ये नहीं। लेकिन सिर दर्द होता है ना, तो हम सिर को तोड़ नहीं देते हैं, सिर को फोड़ नहीं देते हैं, सिर दर्द की दवा लेते हैं, बराबर है। कोविड हो गया है तो क्या कर रहे हैं? कोविड की दवाई ढूंढ रहे हैं ना भाई, नहीं तो प्रोटेक्शन करो, इम्यूनिटी करो, घर में बैठो। कोविड हो गया तो एक दूसरे को भेंट के मर थोड़ी जाते हैं। वैसे यदि दूध निकालने में आपको लग रहा है कि क्वालिटी हो रही है, ये जो आपने बोला हार्मोन्स के इंजेक्शन जिसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं, भारत सरकार ने ऑक्सीटोसिन पे प्रतिबंध डाल दिया है। यू कैन नॉट यूज ऑक्सीटोसिन ऑफिशियली। अब कोई गैर कायदेसर करे तो गैर कायदेसर तो दुनिया में सारे काम होते ही है उसको, लेकिन व्हेन इट इज ऑक्सीटोसिन डाल के जब दूध निकालते हैं तो वो दूध नहीं है, वो जहर है। और ऑक्सीटोसिन ज्यादा से ज्यादा एचएफ और जर्सी गायों को देना पड़ता है, विच इज अगेन आई विल टेल यू, जर्सी गाय वो गाय नहीं है, उसमें सीमेंट जो यूज होता है वो पिग्स का वगैरह होता है, तो क्रॉस ब्रीडिंग है वो, तो वो गाय नहीं है, वो दूध जैसा पानी देने वाला एक प्राणी है जिसको सुबह, वो मशीन है, जैसे सुबह चारा डालो और शाम को मशीन से दूध निकालो। तो सो इट इज नॉट ए पशुधन, उसको पशुधन की व्याख्या में नहीं लाया जाता है। उसको ऑक्सीटोसिन देते हैं 32 लीटर दूध कमर्शियल। देखो, हम ये कहते ही नहीं कि आप ऑक्सीटोसिन दे के दूध निकालो। तीसरी बात कि जो आपने कहा कि भी गाय या बछड़ा, गाय इतना ही दूध देती है जितना उसका बछड़ा पीती है, तो स्त्री और गाय इन दोनों का आप कंपेयर करो। स्त्री जब प्रेग्नेंट होती है और बच्चा या बच्ची देती है तभी दूध दे पाती है, और वो सिर्फ 2 हन होते हैं, उसके पास 2 स्तन होते हैं, उससे वो दूध देती है। जबकि गाय, भैंस या जो भी दुधारू पशु है उसको 4 हन होते हैं,
उसको दोहन कहा है शास्त्र में। भगवान महावीर स्वामी भगवान ने वालिका तीर्थ में नदी के नीचे उस वृक्ष के नीचे गोधूलि का दोहन की भूमिका में, मतलब उस आसन में बैठ के केवल ज्ञान प्राप्त किया था, बराबर है। तो दोहन मतलब क्या कि जब गाय को आप बछड़े को या बछड़ी को 2 थन का दूध पिलाएंगे और 2 थन का दूध हमारे लिए बचेगा तो वो हमें पौष्टिक मिलेगा। अब यदि हम बछड़े को या बछड़ी को 4 थन का दूध पिला देते हैं तो इट इज ओवर ईटिंग, वो मर जाएगी। आप ट्राई करके देखना, मैंने तो ये सारे प्रयोग कर चुका हूं इसलिए मैं कह सकता हूँ। आप 4 उसका जो होता है ना स्तन, 4 स्तन का वो बछड़ा या बछड़ी जो छोटी होती है, तो उम्र में छोटी होती है, बराबर है, 1 दिन की, 2 दिन की, 10 दिन की, 1 महीने की। दूध तो गाय जैसे ही बछड़ा या बछड़ी का जन्म देती है इमीडिएट वेरी सेम डे दूध देना शुरू कर देती है। 12 दिन तक उस दूध को हम पीते नहीं, हाथ नहीं लगाते 12 दिन तक, क्योंकि उसको उसमें से वो खली बनती है, उसमें से 12 दिन तक हम लोग उसका दूध नहीं पीते हैं, तो सूतक उसमें भी लगाते हैं, समझो आप। 12 दिन के बाद वो बछड़ा या बछड़ी को थोड़ा सा ही दूध पीती है, जैसे ही उसका पेट भर जाता है वो मुंह छोड़ देती है, उसके बाद का दूध हम हमारे लिए है। शास्त्रों में जैसे विगई त्याग का महत्व है, विगई मतलब वेगा, उतना ही महत्व शास्त्रों में ऑयलिंग का भी है। मतलब ये कहा गया है कि साधु साध्वी भगवंत को विपुल मात्रा में जहाँ पे दूध घी वगैरह अवेलेबल हो वहीं पे चातुर्मास करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है। क्योंकि उनको सतत पढ़ना है। आप रमेश भाई देखो, इतना पीछा पुस्तक रखा है, इतना पढ़ते हैं रमेश भाई, तो इनको ऑयलिंग के लिए घी चाहिए। आप शरीर को मन को मैं नहीं पढ़ता, हमारी धर्मपत्नी पढ़ती है। अच्छा जी, तो बहुत घी खाते होंगे। तो हमेशा ऐसा है ना कि हमारे मगज को एक्टिव रखने के लिए घी दूध की अपनी मात्रा में बहुत आवश्यकता है। और उसमें भी शास्त्रों में क्या कहा है, भोजन की बहुत सुंदर परंपराएं बताई। अभक्षणन का विचार आहार मीमांसा में जे घी गोड़ आटो कुलेर करी चाटो बाकी बधु दाटो, मतलब सुबह हमको क्या खाना है, घी गोड़ और आटा, बराबर, ये 3 चीज। दूध नहीं पीनी है, चाय नहीं पीनी है, खाई नहीं है, दोपहर का भोजन राजा जैसा है। और शाम को दूधे करे वाड़ू, मतलब दूध ले लिया, दूध के साथ रोटा या खिचड़ी, दूध के साथ पिज्जा नहीं खा सकते, बर्गर नहीं खा सकते। मैं वेगन परंपरा की अनुमोदना करता हूँ कि उन्होंने नॉनवेज को छोड़ दिया लेकिन साथ में चीज साथ में रख लिया है। मैं अभी अमेरिका 4-6 महीने पहले जाके आया तो आश्चर्य होता है, वेगन वाले 2-2 गिलास भर के कोक पेप्सी पी सकते हैं, उस भी पूरा बर्फ भर के उसमें थोड़ा सा कोक डाल के। तो ऐसा है कि विज्ञान परंपरा की बहुत अनुमोदना के साथ सभी यंगस्टर्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम दूध घी या देखो हमारे यहाँ मक्खन खाने की वैसे भी मनाही है, छाछ दोपहर को ही पीने की बात है, दही जरूर हो तो तभी खाने की, मुंबई वालों को तो दही खाने की मनाही है क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा है। तो हमारे यहाँ पूरी आहार व्यवस्था है वो अभक्ष अनंत काय विचार के आधार पे थी। मतलब शरीर को कुछ लेवल का पोषण भी मिलना चाहिए। हम दूध घी छोड़ दे और विटामिन सी विटामिन B12 की गोलियां खाते रहे, विटामिन B12 में तो मछली का तेल आता है, वो चलेगा क्या? तो हमें एक पूरा एक इन टोटालिटी प्रोग्राम देखना चाहिए। तो विज्ञान ये हमारे जैन परंपरा का उत्कृष्ट लेवल है, 6 विगई का त्याग। विज्ञान का विरोध नहीं है, लेकिन उसके साथ विज्ञान वालों ने एकांत से गाय दूध का या घी का भी विरोध नहीं करना चाहिए। साथ में जैसे हम क्रुअल्टी की बात करते हैं ना, तो आजकल नया चक्कर आ गया है कि जो नए नए जो पशु रक्षक या जो आता है ना, वो क्या कहते हैं, बिल्कुल क्रुअल्टी नहीं होनी चाहिए, क्रुअल्टी नहीं हो, पेटा पेफा बहुत सारी संस्थाएं आ गई है, क्रुअल्टी नहीं होनी चाहिए। किलिंग हो तो वांधा नहीं, मतलब आप देखो कि कोई भी स्लॉटर हाउस में वो क्या कहते हैं उसको कि स्लॉटर ऐसा होना चाहिए कि वो पशु को तकलीफ नहीं हो। अरे यार स्लॉटर इससे भी तकलीफ है। आपको गाय को आप या बछड़े को या बैल को चाबुक फटकारो तो 50 रुपया दंड है, हाँ, और उसको काट डालो तो सरकार 5,000 रुपया दे रही है। तो आप बताओ कि इसका क्या मतलब है, कोई मतलब है क्या? तो अच्छा, घोड़ा गाड़ी बॉम्बे में से निकाल दी। आज आप देख रहे कि आज
40 दिन से प्रदूषण मुक्त भारत है, प्रदूषण मुक्त विश्व है, बराबर है। कितना आनंद आ रहा है, कितनी शुद्ध हवा मिल रही है। हाँ, तो हमारा पहली परंपरा ही थी बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, पशुओं का काम था। आप नील भाई, आप यंग है, आपके माता पिता ने ये सोचा कि यार इसके पास काम कराएंगे तो इसको तकलीफ होगी, पसीना बहेगा, इसको घर पे बिठा के तीनों टाइम बादाम का छिलका खिलाते हैं। अपना बेटा है, बहुत प्यारा है, बहुत लड़, तो क्या होगा आपका? आपको काम अपनी उम्र में करना ही पड़ेगा। 22 साल की उम्र हो गई, यू टू स्टार्ट वर्क। ऐसे बैल है, देखो गाय को बैलगाड़ी में कभी नहीं जोतते, बैल को जोतते हैं। ऊंटड़ी को नहीं जोतते, ऊंट को जोड़ते हैं। हाँ, घोड़ा को जोड़ते हैं। तो ये घोड़ा गाड़ी, बैल गाड़ी, मतलब मेल पार्ट जो है, मेल पार्ट ऑफ एनी एनिमल इज यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन या यूज्ड इन फार्मिंग। अब वो हमने छोड़ दिया और हमने उसी गाय को काट के उसका मांस एक्सपोर्ट कर करके उस हुंडियामन के पैसे से डीजल इंपोर्ट किया और उससे व्हीकल चल रहा है। उससे धुआं भी इतना निकला, उस गाड़ियों के नीचे कितने लाखों अब्जों पशुओं का कच्चा घाण भी निकल गया। तो इसका क्या फायदा है? तो मुझे लगता है कि हम विज्ञान परंपरा का विरोध नहीं करें, लेकिन साथ में हम दूध घी खाने वाले को भी ये ना समझे कि ये लोग कुछ क्रूरता कर, बिल्कुल नहीं। यानी जितना मैं समझ पा रहा हूँ उतना हम कह सकते हैं कि अगर हम पशुओं को पालेंगे तो हम उसके साथ जुड़े रहेंगे, वो कुछ ना कुछ चीजें हमें देगी, कुछ ना कुछ हम उनके पास से काम लेंगे, और उस हिसाब दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छी से वर्कआउट किया जा सकता है। अगर हम उनको छोड़ देते हैं, उनके प्रोडक्ट्स यूज करना छोड़ देते हैं, तो शायद वो कत्ल खाने में जाए, ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है। तो यहाँ हिंसा का कंपैरिजन हो रहा कि यहाँ कम हिंसा है, यहाँ ज्यादा हिंसा है, ऐसा कुछ नहीं। शास्त्रों में इसको अनुबंध कहते हैं, अनुबंध। आपका भाव क्या है? बंध में हिंसा है, दिखने में गोबर में दिखता है कि हिंसा है, कीड़े पड़ रहे हैं, इसलिए इसका क्या कहा कि ईंधन अड़ाया अणसुझा बाड़ो, मतलब उसे जीव जंतु नहीं चेक करके जलाओ। जीव जंतु को जलाने की बात जैन शास्त्र कभी नहीं करता है। तो हम हिंसा अहिंसा के बैलेंस नहीं कर रहे। हमारा अनुबंध क्या है? हम गोबर का फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं और केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, तो ज्यादा हिंसा केमिकल फर्टिलाइजर में है। और हमारा भाव है कि किसी जीव की हिंसा नहीं हो, इसलिए हम गोबर यूज कर रहे हैं। तो बैलेंसिंग हिंसा अहिंसा का नहीं है, बैलेंसिंग ये है कि अनुबंध में हमारी अहिंसा है और बंध में हिंसा है, तो जैन शासन में मान्य है। और अनुबंध में भयंकर हिंसा है, मन से सोचते कि उसको मार देंगे, काट देंगे, उसको ऐसा कर देंगे, लेकिन नजदीक जाके उसको प्यार कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं अरे भाई तू तो बहुत अच्छा आदमी है, मन में ये सोचे साले को हाथ में आया तो ठोक देंगे। तो जैन शास्त्र उसको मना करता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अनुबंध में हिंसा है और बंध में अहिंसा है, तो जैन शास्त्र को मान्य नहीं है। अनुबंध में अहिंसा है और बंध में हिंसा भी है, तो जैन शास्त्र उसको उस अपेक्षा से, देखो उकालेला पानी पीते हैं तो दिखने में हिंसा है, एक बार पानी गर्म करते हैं तो, लेकिन अनुबंध क्या है आपका कि जीवोत्पत्ति बंद हो, हमारा भी स्वास्थ्य का भी कल्याण हो, और तो अनुबंध हमारा अहिंसा का है। तो इस हिसाब से, और जैसे आपने पशु की बात की, तो देखो हर आदमी पशु पालने लगेगा। आज आपको बताओ, धन धन खित्तवत्तु रूप सुवर्ण कुर्य परिमाणे रूपये चौप्यम्य परिक्रमे देश्यम समम। 9 परिग्रह, धन धान्य खेती वास्तु, वास्तु मतलब मकान, रूप सुवर्ण कुर्य परिमाणे, रूपा मतलब चांदी सोना, कुपा मतलब कांसा पित्तल तांबा, धन धन खित्तवत्तु रूप सुवर्ण कुर्य परिमाणे रूपये चौप्यम्य। द्विपगा मतलब हमारे नौकर चाकर, जिसको कौटुंबिक पुरुष कहते थे शास्त्रों में, और चौपगा मतलब पशुधन। तो भाई साहब ये 9 चीज हमारे पास हर हमेशा होनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों ने क्लियर बोल दिया है। आज हमारे घर के नीचे गाड़ी का पार्किंग का जगह है, लेकिन गाय के पार्किंग का जगह नहीं है। हाँ, सरकार अलाउ भी नहीं कर रही है। हाँ, और गाड़ी जो पेट्रोल की हिंसा, गाड़ी चलाने में हिंसा, गाड़ी के नीचे कचड़ जाने वाले जीवों की हिंसा, फिर भी हमें गाड़ी की तकलीफ नहीं दिख रही है। और हमारे बाजू में कोई गाय बांध दिया तो हम बोलते हैं अरे गाय क्यों बांध दिया, इससे दुर्गंध आ रही है, गोबर आ रहा है। अरे भाई वो तो, और सुबह शाम का श्रावक का कर्तव्य है सुबह शाम प्रतिक्रमण करने का, हो नहीं सके तो 14-15 दिन में एक बार 14 को, उसमें क्लियरली मेंशन है
कि मैंने पशुपालन किया, उस पशुपालन करते वक्त यदि मैंने किसी को तकलीफ दी तो उसका मैं मिच्छामी टुकड़म करता हूँ। मतलब हम हमारे पास पशुधन रखते थे, इसलिए तो कत्ल खाने को पशु मिलते ही नहीं थे। और हर घर की आप पुराने गांव के घरों की बांधड़ी देख लो तो घर के आंगन में पशु सबसे पहले एंट्री में, हाँ, फिर चौक और फिर एक तरफ किचन एक तरफ रूम, मोटा मोट सबकी बांधनी ये थी। तो हर घर के आंगन में पशु थे और उसी के आधार पे घर की पूरी इकोनॉमी सेट थी। आज हमारे नववीं परिग्रह क्या हो गए मालूम है? बैंक, एफडी, बराबर, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, ऐसे इतने सारे प्रकार आ गए। कब ज्यादा हो जाएंगे, कब कम हो जाएंगे, कब कोई उठ जाएगा, बैंकों में भी भरोसा नहीं है। शेयर बाजार का तो कोई भरोसा नहीं वाला, पूरा दुनिया का बाजार खत्म हो गया और शेयर बाजार अकेला ही बढ़ रहा है। कुछ समझ में नहीं आता है चक्कर, मुझे नहीं आ रहा। रियली सरप्राइजिंग कि जो नववीं परिग्रह हमको शास्त्रों ने कहे, बताए, उस नववीं में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है। आज मुझे बताओ, हमारे पास धन मतलब कैश घर में थोड़ी सी रहती तो आज लॉकडाउन के 40 दिन के अंदर कईयों की ये परिस्थिति है, गिरीश भाई यार 1000 रुपया अर्जेंट भेज दो ना यार, मेरे पास पैसा नहीं है। कईयों की परिस्थिति, मतलब ये 1 महीने से हम लोग रोज का बॉम्बे में 1.5 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं। 1.5 लाख, जन कल्याण समिति, आरएसएस, हम समस्त महाजन सब लोग जुड़ के, बराबर है। 10,000 आदिवासी परिवारों को, रमेश भाई बेंगलोर के पास देवनवली क्षेत्र के 10,000 परिवारों को जी आचार्य चंद्रेश्वरी महाराज साहब की प्रेरणा से 550 रुपया की किट दी। केसरिया जी तीर्थ उदयपुर के आसपास के 3,000 आदिवासी परिवारों को अपने किट दी 500 रुपये की। फिर मालवा क्षेत्र में 600 जैन मंदिर है, हर गांव में 2-4 परिवार बहुत तकलीफ वाले थे, उनको 5-5 हजार रुपया का सामान बांटा, बराबर है। तो ये सब करते थे। तब मेरे मन में शास्त्र हमेशा आया करते थे, यार कितनी बढ़िया बात थी, धन धन खितवतु, थोड़ा सा घर में 1-2 साल चले, इतना भी पैसा होता तो कोई तकलीफ तो नहीं आती। धन फिर धान्य, अपने पास पहले परंपरा थी 6 बार महीने का धान्य में पड़ा रहता था, अभी तो हर सुबह ग्रोसरी लेने जाना पड़ रहा है, 2 दिन का भी ग्रोसरी नहीं है, अब साल भर काम पर रखते थे। फिर धन धन खित, हमारी खुद की खेती होती थी। अब ये कहा गया 10 साल 100 साल पहले की खेती में पाप लगता है, पाप लगता है, सबकी खेती छूट गई। गलत है, शास्त्र कहते हैं गलत है। हमारे पास अपनी खुद की खेती होनी ही चाहिए। और हम सुबह शाम बोलते हैं धन धन खितवतु, धन धन खितवतु। हमारी खेती होती तो खेती ऑर्गेनिक होती, हाँ, हमें ऑर्गेनिक मैन्योर से बना हुआ अनाज मिलता तो हमें कोई स्वास्थ्य की भी तकलीफ नहीं होती। धन धन खितवतु, वास्तु, हमारा खुद का मकान होता तो भाड़ा भरने का टेंशन ही नहीं होता। अभी तक में हमने 5,000 लोगों के ये 40 दिन में भाड़े भर चुके हम लोग, 4,000 5,000 परिवार के करीब जैनों के, बॉम्बे में वगैरह, क्योंकि भाड़े का ही पैसा नहीं है। क्या करे, रोज कमाते थे, रोज भरते थे, महीने का पगार आता तो उसमें से भरते थे, पगार नहीं मिला तो धना धना खुद का मकान हो जाता, किसी का भाड़ा नहीं भरना पड़ता, नो मेंटेनेंस नो भाड़ा, बराबर। फिर धन धन खितवतु, रूपस्व, चांदी के सोने के बर्तन होते, कांसे में भोजन करते, पित्तल की कलाई वाले में बर्तन में रसोई बनाते और तांबे में पानी को गर्म करके पानी पीते हैं, तो स्वास्थ्य खराब नहीं होता, कोविड से कोई तकलीफ नहीं होती, बराबर है। या तो स्टील में खाते हैं, जहर ही खाते हैं उगल उगल के, वो प्लास्टिक में बोन चाइना में खाते हैं, बोन चाइना में, जिसको हाड़के से ही बना हुआ है वो तो। और फिर हम कहते हैं हम वेगान है, खाते हैं चाइना के वो हड्डी से बने हुए बर्तन में। तो धन धन खितवतु रूपस्व, देखो ना, दुख पहचो कि घर में नौकर चाकर होते तो किसी को नौकरी की तरह, हमारे घर में आज मैं पूरे भारत के जैन समाज की तरफ से कहना चाहूंगा, कोई भी जैन समाज का एक बंदा अभी तक मुझे ये नहीं मिला है कि भाई मैंने मेरे 2-4 नौकर को हटा दिया। जिससे भी बात हुई, बड़ों से लगा के छोटे से, सबने यही कहा है कि यार 2-4 महीना तकलीफ आई तो क्या बात है, लेकिन हमारे पास जो हमारे भरोसे जो परिवार है उसको थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो नौकर चाकर हमारे भरोसे होते तो किसी को रोजमदारी की तकलीफ नहीं होती। और पशुधन होता तो आराम से बिना ऑक्सीटोसिन किए हुए पूरा वेगन दूध मिलता, अच्छे से दूध पीते, अच्छे से दही खाते, अच्छे से छाछ पीते और अच्छे से बिलोया हुआ घी खाते। आज मेरे पास बिलोया घी 2,000 से लेके 5,000 रुपये तक बिक रहा है और लोग एडवांस बुकिंग में ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? उससे स्वास्थ्य को फायदा हो रहा है, 300 रुपये का भी घी मिलता है तो भी लोग नहीं ले रहे। तो हमें ये नवविध परिग्रह
मतलब शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, एफडीज, बैंकिंग, इन सब से थोड़ा सा डाइवर्जन लेके यदि ये इस 9 प्रकार के इसमें आ गए ना, तो मैं मानता हूँ जो 24 तीर्थंकर भगवंतों ने अपने आगम के माध्यम से अपने को इतना सारा कुछ बताया, इतना कुछ सारा बताया है, इसको हम जीवन में उतार दे तो मैं मानता हूँ कि कोई तकलीफ नहीं आएगी। मैं एक बार पुणे वाले विनोद जी राठौड़ जो मेरे मित्र भी है, और उस गौशाला का जो काम मैंने भी डिजाइन पार्ट वगैरह जो शेड का वगैरह मैंने उनको वो हमारा काम ही है तो हमने सपोर्ट किया था, बनाया। हालांकि उन्होंने इतनी अच्छी गौशाला वहां विरालय में चलाते, उन्होंने रमेश भाई से कनेक्ट कराया, इसके लिए मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। और मेरा भाई है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। विनोद जी मेरे साले साहब हैं। अरे वाह वाह तो उनकी बहन इधर ही बैठे हैं। अच्छा, जो रीडर है वो? हाँ, ये रीडर है, करेक्ट। हाँ, शी इज रीडर। रीडर है ये विनोद जी की सिस्टर है। बहुत अच्छा। और थोड़ा समय तो मैंने आप सबका ज्यादा ही ले लिया आज, लेकिन अभी नहीं कोई बात नहीं। गिरीश अंकल, आपके पास टाइम हो तो और एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, यंगस्टर्स की ओर से ही आया हुआ है कि हम लोग जब जीव दया की बात करते हैं तो गायों के ऊपर इतना फोकस होता है और बाकी की पशुओं के ऊपर इतना फोकस नहीं दिखता, इसके पीछे क्या रीजन है? ऐसा है ना, घर में परिवार में जैसे रमेश भाई कमा रहे हैं तो फोकस रमेश भाई पे ही चलता है, बराबर है ना? वैसे गाय मतलब गाय का फैमिली होता है। गाय है, उसके 2 बछड़े बछड़ी है, उसका सांड है, मतलब मेल पार्ट वो सांड है, या फिर वो बैल हो जाता है इफ कास्ट्रेशन इज डन इन टाइम। मतलब ये भी क्या है, बहुत अच्छी परंपरा थी। देखो कास्ट्रेशन भी है ना, एक सभी का नहीं करते थे। 5 आदमी का मोटा मोटा परिवार होता है और परिवार में एक व्यक्ति कमाता है, वैसे गाय की फैमिली में गाय एक ही है जो कमाती है, मतलब दूध देके। हाँ, तो इसलिए फोकस गाय है, गाय है। एक्चुअली हमारे में तो बात क्या है ना, दुपे चौपे मियाँ, तो 4 पगे जितने भी है सबकी बात की गई है हमारे यहाँ। तो ये जो गाय इज अ सिंबॉलिक। हमारी जितनी भी जैन परंपरा की जो गौशालाएं चल रही है उसमें मैंने पहले ही बताया कि हर छोटे जीव से लगा के, मतलब एकदम बात चीटी को आटा और शुगर भी मिला के रोज डाली जाती है। फिर जैसे कि ये जीवात खाने में जीवात लाके रखी जाती है। तो सिर्फ गाय का काम नहीं होता है एक्चुअली। ये परंपरा सिर्फ गाय, फिर गाय दूध दे तो ही काम की, दूध नहीं देती है तो छोड़ दो। ये अभी ये 25-50 साल की ये बहुत पूरी स्ट्रेटेजी चेंज हो गई है। ये स्ट्रेटेजी इसलिए चेंज हो गई है, इसमें भी हमारे जैन परंपरा के श्रावक श्राविका साधु संतों का ही मैं ये मानता हूँ कि एक तरह से नेग्लिजेंस है। एक बहुत अच्छा सूत्र है, सज्जनों की सक्रियता और दुर्जनों की सक्रियता जितनी ज्यादा होगी और सज्जनों की निष्क्रियता जितनी ज्यादा होगी उतना समाज को नुकसान। गिरीश अंकल, ये चीज आप वापस रिपीट कर सकते हो? थोड़ा टेक्निकल इश्यू आया था, सो आप रिपीट करिए ना प्लीज। जैसे सज्जनों की सक्रियता जितनी ज्यादा होगी उतना समाज का भला होगा, बराबर है? आज सज्जन क्या है, मारे को करनो, मैं क्या करूं, मैं थोड़ी अकेला ही करने वाला हूं करके सज्जन निष्क्रिय होने लगे हैं। अरे छोड़ो ना यार, अपने देखो, अपना परिवार का देखो, अपने समाज का देखने की क्या जरूरत है। तो सारे सज्जन घर पे बैठे हैं, या तो पैसा सज्जन थोड़ा ज्यादा हो गया तो फॉरेन घूम रहे थे, अभी तो बंद करा दिया, मेहरबानी हो गई ईश्वर वाले की। लेकिन दुर्जनों की सक्रियता इतनी ज्यादा हो गई है कि सज्जनों की सक्रियता कम हो गई है। इससे समाज में पिछले 25-50 साल में बहुत बड़े बदलाव आ चुके हैं। और फिर गाय सेंट्रिक इकोनॉमी, दूध सेंट्रिक इकोनॉमी, फिर ये डेयरी संचालित व्यवस्था है। डेयरी है ना, डेयरी ये सबसे बड़ा पाप है मेरे हिसाब से, क्योंकि अपने यहाँ ऐसा कहा जाता था दूध और पूत समान, मतलब दूध बेचना मतलब अपने बेटे को बेचने जितना पाप माना गया है अपने शास्त्रों में।
हम कहीं भी दूध नहीं बेचते थे, हम घी बेचते थे, दूध नहीं बेचते थे। हम कोई भी हमारे यहाँ गांव में आपको परंपरा पुरानी मालूम हो तो कोई भी हम हमारे हर एक के घर में गाय तो होती थी तो दूध तो अपना ही था, लेकिन छाछ है ना, जिसके पास नहीं था उसको छाछ देते थे हम। तो दूध, दही, छाछ ये तो एक दूसरे को बार्टर हो जाता था। सिर्फ घी ये इकोनॉमी का माध्यम था कि घर में जो घी बचा है उसको हफ्ते में एक बार हाट बाजार में जाके बेच देते थे, उससे पैसा आता था, उससे कोई चीज ले लेते थे। ये इकोनॉमी का एक स्ट्रक्चर ऐसा बन गया, 25,000 रुपया कोई परिवार में कोई मुखिया कमा रहा है तो 25,000 में 5,000 ग्रोसरी का लग रहा है, 5,000 सब्जी या दूध का लग रहा है, 5,000 रेंट मेंटेनेंस का लग रहा है, 5,000 मेडिकल और इंश्योरेंस का लग रहा है, 5,000 रुपया एजुकेशन का लग रहा है। तो 25,000 रुपया महीना में एक परिवार कमा रहा है तो वो परिवार भारत में ठीक से रह सकता है। जैसे ही 25,000 से वो 50,000 कमाने लगता है या 1 लाख कमाने लगता है, इमीडिएटली 25,000 के ऊपर का रुपया वो मॉल में जाके पिज्जा खाएगा या बर्गर खाएगा या सबवे में जाएगा या मॉल में से कोई चीज लाएगा जो सारी की सारी ब्रांडेड होगी, या फिर 50,000 ऊपर है तो फिर फॉरेन की ट्रिप का सोचेगा, मोबाइल भी फॉरेन का, शूज भी फॉरेन के, कपड़े भी फॉरेन के। तो हमारा 25,000 से ऊपर कमाया हुआ 100% फंड फॉरेन जा रहा है। तो इसको मैं गाय के साथ ऐसे कनेक्ट करता हूँ, HF और जर्सी, वो उसके माध्यम से जितना दूध आता है 32 लीटर, उससे क्या होता है, मशीन इंजेक्शन देके दूध निकालो, दूध मशीन से खींच के निकालो, जब तक लोही आता है तब तक दूध निकालते जाओ, वो क्रूरता है। मैं तो कहता हूँ वेगान वालों को एक निवेदन करता हूँ, HF जर्सी मतलब A1 मिल्क पियो मत, आप वेगानी हो। A1 मिल्क मीन्स HF जर्सी का। A2 मिल्क मतलब अपने भारत की 39 प्रकार की देशी गायों का दूध, उसको A2 मिल्क कहते हैं और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। बेंगलोर वाले को गुजरात के गिर गाय के दूध पीने की जरूरत नहीं है, कर्नाटक की जो देशी गाय है उसका दूध पियो आप, वो A2 मिल्क ही है। महाराष्ट्र वालों को महाराष्ट्र में जो गाय है उसका दूध पियो, उसको वहां से थरपार कर लाने की जरूरत नहीं है। भारत के 39 प्रदेश में अपनी अपनी देशी गाय है, अपने अपने जो आबो हवा मतलब जो अपनी नेचुरल जो व्यवस्थाएं है उस हिसाब से गिर गाय, सबके मन में सिर्फ गिर गाय आ गई है, क्योंकि गिर गाय क्या है, वो वहां पे है गिर के जंगल में, वहां इतना बारिश पड़ता है, घोड़ेसवार मतलब घोड़े पर बैठा हुआ जो स्वार है वो भी ढक जाए, इतना बड़ा घास होता है। एक एक गाय 50 किलो 100 किलो घास खाती है, और यदि कोई सिंह भी गिर में एक गाय के पीछे पड़ सकता है, लेकिन 10-20 गाय का झुंड या सांड का झुंड हो तो सिंह भी भाग के चला जाता है, इतनी ताकतवर होती होगी। और उसका दूध होता है वो 20, 25, 30 लीटर 50 लीटर भी हो सकता है। मेरे पास 29 से 30 लीटर दूध देने वाली 700 गाय है और सब गिर की है और सब देसी प्रकार से डेवलप की हुई 18 प्रकार की। तो ये जो आपने जो पूछा सिर्फ गाय 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 की बात नहीं है, पूरे पशुधन की जीव मात्र की बात है। अगर अगर पैनलिस्ट की अनुमति हो तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा नील भाई, ये मेरे में खटक रहा है तो मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि रमेश अंकल, रिसोर्सेस। हाँ, आज हम गिरीश भाई का ही सेशन रखते हैं, हम तो डेली के हैं। गिरीश भाई का मौका कब मिलेगा? मुझे भी 2 प्रश्न पूछने हैं। एक खटक रहा है तो मैं पूछ ही लेता हूँ कि गिरीश भाई आपके लिए प्रश्न है कि दुनिया में लिमिटेड रिसोर्सेस है, हम लोगों की दुख और एनिमल के दुख में कौन सा प्रायोरिटी करना चाहिए? कौन सा प्रायोरिटी करना चाहिए, बराबर है ना, किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए? करेक्ट। लिमिटेड रिसोर्सेस है तो उससे में क्या अपने लोगों की दुख को प्रायोरिटी देना चाहिए कि एनिमल के दुखों को प्रायोरिटी? ऐसा है भाई साहब कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो पिछले 50 साल से एक नया शब्द आया है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और उसमें बार बार ये बात आ रही है कि विश्व में जनसंख्या बहुत बढ़ गई, पॉपुलेशन ब्लास्ट हो गया, ये बात बार बार आ रही है। आज का जो कोविड है ना 19, इसका भी बैक ट्रैक आप देखो ना
तो कोई कहता है कि भाई ये वुहान के जो बैट, कोई लड़की ने बैट मतलब वो चामाचिड़िया जिंदा खाया, उसमें से ये वायरस फैला, बराबर है। कोई कहता है जो जीरो पेशेंट था, जीरो पेशेंट मतलब फर्स्ट पेशेंट ऑफ ये कोरोना, कोविड, she was a 58 years old lady of Wuhan meat market. First she had this. हाँ, तो मतलब मीट खाने से या नॉनवेज खाने से ये शुरू हुआ। इस थ्योरी पे बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे पेपर्स प्रकाशित हो चुके हैं। कोई कहता है ये बायोमेडिकल वेपन है और ये G4 लेवल की लेबोरेटरी जो वुहान में ही है, वहां से इसको लीक किया गया जानबूझ के, या तो ये लीक हो गया है, जिसके चलते इतने तेजी से फैल गया है। पिछले 20 साल में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को चलते पूरे विश्व की बस्ती को कम करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। आप देखो, सार्स आया, मेडकाउ आया, इबोला आया, कई सारे प्रकार के पिछले 20 साल में प्रयोग हो गए। ये प्रयोग हुए या प्रयोग किए गए, ये बहुत संशोधन हो रहा है इस पे और बहुत सारे प्रूफ है इसके कि ये दिस इज डन। मतलब यहाँ तक कि बिल गेट्स पे भी उंगलियां उठा रहे लोग कि ये इसका चक्कर है, और इसमें काफी सारे प्रूफ और काफी सारे वीडियोस भी इसके आ गए हैं, आप गूगल पे देख सकते हैं। तो एक चीज तो ये है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के चलते इनका मानना और इनका कहना ये है कि 700 करोड़ की जो पूरे विश्व की बस्ती है वो बहुत ज्यादा है, तो इसको घटा के 100 करोड़ की जाए। तो 600 करोड़ को कैसे मारे? वॉर तो कर नहीं सकते, नहीं तो सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। इसलिए ये बायोमेडिकल वेपन लाने की बात है और ये बहुत गंभीर चीज है। अब आपका प्रश्न है कि भाई पशुओं के प्रॉब्लम के फेस पहले अटेंड करे या मनुष्य के। रमेश भाई, ये हो ही नहीं सकता है कि अकेले मनुष्य का प्रॉब्लम फेस करे या कि पशु लोगों का। ये हैंड इन हैंड है, ये दोनों साथ में ही चलेंगे। देखो, आज पशु सारे है ना खुले में घूम रहे हैं और हम लोग रूम में कैद है, घर में कैद है कि नहीं है? हो सकता है पहले क्या था, हमसे डर के पशु घर में उसके पिंजरे में कैद थे। हाँ, तो हमने क्या किया, आज 50-100 साल में इनको इग्नोर करते गए, पूरे एनिमल किंगडम को हम इग्नोर ही करते गए। हम यही समझते गए ये तो हमारे उपभोग के लिए है, इनको तो कैसे भी मारो, पीटो, काटो, इनको खाओ, कुछ नहीं होगा। एब्सोल्युटली रॉन्ग है, एब्सोल्युटली। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि पशुओं को जो क्रूरता, जो अत्याचार इन एनिमल किंगडम पे हम मनुष्यों ने किया है, उसका फल आज हम भुगत रहे हैं। ये कभी भी नहीं हो पाएगा कि हम पहले एनिमल्स के प्रॉब्लम को फेस करें या पहले मनुष्य का प्रॉब्लम को फेस करें। दोनों के प्रॉब्लम को साइमल्टेनियसली फेस करना पड़ेगा। कि इस गांव में गौचर है, क्या मनुष्य जाके घास खाएगा? क्या खा सकेगा? नहीं खा सकेगा। तो पशु को ही खाना पड़ेगा। तो पशु खाएगा तो उसमें से दूध आएगा, मनुष्य को खाने को काम आएगा। क्या हम दूध की बाल्टी भर के कोई गाय को या कोई बैल को पिला सकते हैं? क्या नहीं पिला सकते हैं। तो अपने तो एक बहुत अच्छी कहावत थी खेतों में, चोर खाए, मोर खाए, ढोर खाए, पछी बधे, मालिक खाए। मतलब हमारे जो खेत थे ना, उसमें सबसे पहले चोर खाता, फिर मोर भी खाता, फिर ढोर भी खाता, और फिर जो बचता तो भी हम पेट भर के खाते। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि यार हमें कम पड़ रहा है। तो वी हैव टू पैरेलली थिंक। तो यदि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ गया, जो इनके मन में अभी है ना, करेंसी चेंज होने की तैयारी में है, क्योंकि अब क्या डर है कि भी करेंसी में भी वायरस है, तो अभी क्या करेंगे, क्रिप्टो करेंसी लाएंगे। फिर क्या डालेंगे, चिप डालेंगे, आपके शरीर पे एक चिप डाल दी जाएगी, तो आप चिप कहीं भी लगा दो तो आपका पेमेंट ट्रांसफर हो गया, आपका सब हो गया। और ये सब अभी हमने मोबाइल गैजेट देखे तो हमको ये कोई अभी नया चीज नहीं लगना चाहिए। तो इस चिप के माध्यम से, जो आपने पहले बताया ना कि भी आप पशु को भी चिप लगा सकते हो, RID क्या बोला, RFID से हम पशु कहाँ घूम रहे हैं देख सकते हैं। तो ये चिप लगा के उधर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मालिक हमको भी देख पाएंगे। हाँ, ये बंदा यहाँ घूम रहा है, इसको यहाँ से उड़ा दो, यहाँ से हटा दो, ये साला ज्यादा मस्ती कर रहा है, इसको हटा दो। तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो आने की संभावना है, इसका जिक्र हमारे गुरुदेव प्रन्यास चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब ने अपने पुस्तकों में भर भर के किया है।
उनके गुरु प्रभुदास बेचरदास पारेख ने ये किया है। आज से 500 साल पहले 1492 में पोप पोल का जो बुल आया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भी आधा वर्ल्ड स्पेनियर्ड्स का और आधा वर्ल्ड पोर्टुगीज का, तो पोर्टुगीज को इंडिया की तरफ भेजा और इंडिया वास्को डी गामा ने इन्वेंशन किया। अरे क्या धूल इन्वेंशन किया, हम तो 2500 साल से, हमारे भगवान महावीर 2600 साल से यहाँ थे और अनंता काल से हमारी 24 यहाँ पे है। आप क्या आए थे हमको ढूंढने को? और वो स्पेनियर्ड अमेरिका गए थे, क्या धूल ढूंढने गए थे? वहां बेचारे रेड इंडियंस और सभी को मार के काट के उन्होंने ये कहा कि अमेरिका हमने ढूंढा। क्या ढूंढा आप लोगों ने? वो मैं अभी गया था लास वेगास के पास, वो काली पहाड़ी है उस पे, वहां पे उसके फोटो लगाए हैं कि उन्होंने रेड इंडियंस को कैसे मारा। मतलब अभी भी उनको उसका गौरव है, उन्होंने उनको कैसे मारा। तो हो सकता है आज से 25 साल पहले हमारे भी फोटो चिपकाए जाए। इन सबको हमने इन प्रकार की कोविड लाके ये लाके सबको उड़ा दिया, खत्म कर दिया, ये भी हो सकता है। तो हम जब एनिमल किंगडम और पशुपालन, मतलब हम जीव मात्र का कल्याण की भावना जब तक नहीं सोचेंगे, तब तक हम ये विश्व के कल्याण की, मात्र मनुष्यों के कल्याण की सोच ही नहीं सकते। गांधी जी ने बहुत अच्छा कहा था, आई कैन थिंक ऑफ ए नेशन विदाउट ह्यूमन, बट आई कैन नॉट थिंक ऑफ अ नेशन विदाउट एनिमल्स। ये गांधी जी ने कहा हुआ है। मतलब 84 लाख जीव योनि में हम जब मानते हैं जैन परंपरा के हिसाब से, तो 84 लाख जीव योनि में पशु पक्षी जीव जंतु सब आ जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि इस विश्व में सभी के सभी जीवों को मार दो, फिर जो 100 करोड़ बचेंगे वो क्या वेगान रहेंगे? वो क्या अकेला, उनको तो पशु भी नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे, तो उनका काम कौन करेगा? वो खेती कैसे करेंगे? वो खाएंगे क्या? फिर वो विटामिन की गोलियां लेके साल में एक बार खा के पूरा जीवन जिएंगे? ऐसा ये कोई जीवन रहा है? तो फिर कंप्यूटर ही हो गया। तो हम जब तक जीव मात्र के कल्याण की भावना नहीं सोचेंगे, हम जब तक छोटे से छोटे सूक्ष्म जीव के भी अहिंसा की बात नहीं सोचेंगे, हमारे से किसी भी जीव की तकलीफ, किसी भी जीव को तकलीफ नहीं हो, तब जाके ही हम मनुष्य पंचेंद्रिय से लेके हम एकेंद्रिय की बात भी सोचते हैं, हम अमीबा की भी बात सोचते हैं, तो मनुष्य पंचेंद्रिय भी तभी जीवन जी पाएंगे जब हम एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक सबके कल्याण की, सबको तकलीफ न देने की बात सोचेंगे। और आज ये जो 2007 पश्चिमी भव्य भारत, ये पुस्तक मेरे गुरुदेव ने लिखा था, और 2500 साल भगवान महावीर के होने के बाद अभ्युदय आने की और 5000 साल के सुवर्ण काल के बात शास्त्रों में आती है। तो मैं ये जब देखता हूँ कि पिछले 40-50 दिनों से न गाड़ियां चल रही है, न ट्रेन चल रही है। मतलब रमेश भाई, मैं आपको 2 महीने पहले यदि फोन करके ये कहता कि रमेश भाई लाइट बंद हो जाए पूरे विश्व की तो मजा आ जाए, तो आप मुझे पागल खाने में भेज देते ना सीधा। सिर्फ 2 महीने पहले ऐसा कहता तो आप सीधा पागल खाने भेज देते, यार इसके लिए कोई नया पागल खाना बना दो। आप ये कहते कि यार बॉम्बे से बेंगलोर की ट्रेन अगले 1 हफ्ते दिन तक बंद रखेंगे हम लोग, तो आप क्या कहते हैं? यार तेरे जैसा मूर्ख कोई है क्या? हाँ, आज कोई भी सोच भी सकता है कि पूरे विश्व की इंटरनेशनल सारी फ्लाइटें बंद एक साथ, एक झटके में। हाँ, भारत की सभी ट्रेनें बंद एक झटके में, सभी व्हीकल्स, मतलब 99.9% व्हीकल्स, पेट्रोल से डीजल से चलने वाले व्हीकल्स बंद है। 1% इसलिए कह रहा हूँ कि ये बीएमसी, पुलिस, जो हमारे वॉरियर्स है कोविड के, उन सारे वॉरियर को भी इस प्लेटफॉर्म से मैं नमन करता हूँ कि पिछले 40-50 दिन से लगातार अपनी जीव रक्षा के लिए वो लोग लगे हुए हैं, वो डॉक्टर्स, वो नर्सिस, सबको भी। लेकिन वो जो व्हीकल चलाते होंगे, उसके अलावा सारे के सारे व्हीकल्स बंद है। तो इसका मतलब क्या है? पूरे जीव सृष्टि को एक जात का आराम मिल रहा है। जो रोज हमसे डरते थे, फफड़ते थे, जैसे हम गाड़ी का स्विच ऑन करें फफड़ते थे, धुआं निकलता है, हजारों जीव मर जाते हैं, गाड़ी चलती है मर जाते हैं, उसके नीचे बिल्ली दिखती है तो हमको दिखती है, बाकी सूक्ष्म जीव तो दिखती नहीं दिखती। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, कोई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सोच रहे, तब मैं जैन शास्त्रों के आधार पे इस प्रकार के भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सोच रहा हूँ कि जिसमें
हो सकता है जो मेरे गुरुदेव बार बार कहते थे कि युग पुरुष को आना है, युग पुरुष को आना है, लेकिन रनवे साफ नहीं है, रनवे बहुत गंदा है, रनवे धुआं से भरा हुआ है। आप देखते हैं ना फ्लाइट बहुत धुआं या बहुत वो होता है तो फ्लाइट नहीं उतर पाती है। वैसे युग पुरुष का फ्लाइट वाला है, होने वाला था। अभी इजराइल में तो 15 या 19 अप्रैल के बीच में था कि भाई वहां पे कोई महापुरुष का जन्म होने की बहुत बहुत सारी स्टोरी चली कि भाई वो जो क्या कहते हैं उसको, कोई बड़ा महापुरुष इजराइल में जन्म लेने की 15 या 19 अप्रैल उन्होंने डेट भी दे दी थी। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ये जो आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का चीफ कहीं नहीं हो यार, ये बात दिमाग में बैठी समझ में आती है क्या कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कोविड की गंभीरता को ट्रम्प को बताए भी नहीं। ऐसा मतलब इतनी गंभीर बात हो और फिर ये भी एक थ्योरी आई कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो चीफ है वो रोश नाम की मेडिकल कंपनी का भी स्टेक उसमें है या उसका मालिक है, इल्यूमिनरीज का मालिक भी वो है, IMF का भी मालिक वो है। तो ये लोग चाहते क्या है? ये लोग सबको मार देना चाहते हैं, जीव मात्र रखो। अरे इतनी दुष्टता इनमें आई कहां से? तो कुछ तो होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। वो पास हो जाते हैं या हम पास हो जाते हैं तो पूरी दुनिया शांति से जी सकती है अपने आनंद से। जो जीवन देखो कोई किसी का श्वासोश्वास कम नहीं कर सकता, भगवान ने भी यही कहा है। हम है ना जन्मते हैं ना तो ज्योतिष हमको ये कहता है भी आप 50 साल 100 साल अपनी रेखा देखते हैं भी इतनी रेखा है तो इतना साल जिएंगे। एक्चुअली जैन शास्त्रों में इसको श्वासोश्वास प्रमाण बोला है, श्वासोश्वास प्रमाण मतलब हम कितने साल जिएंगे नहीं, कितने श्वासोश्वास लेंगे वो हमारा प्रमाण है। मतलब हाउ मच ब्रीदिंग वी विल टेक इन वन लाइफ स्पेन, ये जैन शास्त्र कहता है श्वासोश्वास प्रमाण। तो इसमें देखो, इसमें प्राणायाम, इसमें हमारे लोगस, हमारे कौशल बहुत काम आते हैं। भाई हमने कौशल में कम प्राणायाम कम श्वासोश्वास लिए तो हमारा लाइफ बढ़ता है। यही कहता है कि आप अनुलोम विलोम करो, श्वास कम लो, श्वास खींच के लो, कम लो। तो इसका मतलब क्या है कि उतने श्वास हमने कम लिए। आपको पता है कि दिन में हमको 32 कौला भोजन करना है। 32 हाथ में जितनी बार आता है ना 32 कौले भोजन। तो 32 कौले भोजन किया करना मतलब क्या हो गया, आपका स्वास्थ्य ऑटोमेटिक सुधर जाएगा बॉस। गिरीश भाई, मेरी टाइम की मर्यादा के कारण मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही इंसाइट्स दिया एक्चुअली जीवदया के ऊपर। राजकुमारी मुथा जी, आई मीन अमेजिंग सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद इतने वंडरफुल सेशन के लिए। और आपने जो वीगन के बारे में भी जो इंसाइट दी है वो बहुत ही हेल्पफुल इंसाइट है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रेयर की ओर आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन को विराम देते हैं। सो मच। विश्व के सभी जीवों का कल्याण हो, ये भावना से अणु परमाणु शिव बनी जाओ। आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूयेषु वैरम मज्जन केणे। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो। राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।